न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया इसका, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है इसका वो होता है, सर फैन ऑफ कर दूँ मैं? तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, आवाज, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन में पहला आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है SN1, ठीक है, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2, SN1 और SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, SN1 और SN2। इसके बाद जो बच्चों दूसरी रिएक्शन आती है इसमें, केमिकल रिएक्शन हेलोएल्केन में, वो कौन सी आती है, एलिमिनेशन। कौन सी होती है, एलिमिनेशन, ठीक है, वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो बच्चों तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बच्चों जनरली जो हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स की बात करते हैं, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये बहुत इजी है, सुनने में जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, अच्छा जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल्स की, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है या जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो जैसे कि OH माइनस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। फिर हमारा Cl माइनस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। फिर हमारा NH2 हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये सभी जितने भी हैं ये सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। अब बच्चों रिएक्शन होती कैसे है, देखो कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन के साथ यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और ये इसकी 3 वैलेंसी हैं जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखो जो क्लोरीन है वो कैसा होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, और कार्बन कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये पोलर नेचर होता है ना इसका, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए ये डेल्टा नेगेटिव होता है, और कार्बन कैसा हो गया हमारा, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब एक बार बताओ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच करेगा, भाई न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव है और नेगेटिव तो रिपेल करता है, तो नेगेटिव कहाँ अटैच करेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अटैच करेगा। तो अगर हम एज ए जनरल रिएक्शन देखें तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैच करेगा, इस कार्बन में आएगा और कार्बन में अटैच करेगा। इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ ये होगी कार्बन की 3 वैलेंसी और यहाँ पर आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, दोनों ही पोलर हैं, जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है वो नेगेटिव है, कार्बन ग्रुप पॉजिटिव है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो हमारा निकल जाता है क्योंकि वो नेगेटिव है, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है वो पॉजिटिव में आके अट्रैक्ट हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सबसे पहले आते हैं हम मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमाइड या ब्रोमीन कैसा है, डेल्टा नेगेटिव है, और मिथाइल ग्रुप कैसा है, डेल्टा पॉजिटिव है। जब इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से होती है जैसे कि हाइड्रोक्सिल से, OH नेगेटिव से होगी, तो OH नेगेटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा CH3 पॉजिटिव में। जब ये CH3 पॉजिटिव में आके अटैच हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3OH, क्या बनाएगा, ये CH3OH बनाएगा और Br नेगेटिव, CH3OH और Br नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या इसको हम सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX और इसमें न्यूक्लियोफाइल आया
और इसने हेलोजन ग्रुप को हटा दिया और क्या बन गया RNU और यहाँ से हेलोजन ग्रुप हमारा हट गया। तो ये भी क्या हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब और एग्जांपल्स देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इससे पहले बच्चों में एक न्यूक्लियोफाइल में होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तुम लोगों ने नाम सुना होगा इसका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं देखो, अगर हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो बच्चों देखो एग्जांपल देखें इसका। अगर हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का तो CN नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, ये किस एग्जांपल हो गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। कैसे हो गया भाई, एम्बिडेंट का मतलब हम अगर देखें तो CN जब इस साइड से अटैच होता है तो RCN हो जाता है और उस साइड से अटैच होता है तो RNC हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये नाइट्राइड की फॉर्म में या ऐसे साइनाइड की फॉर्म में होता है, उसमें आइसोसाइनाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं तो इस तरह के लिगेंड, इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, सीधी सी बात है, इधर हम देखें साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, इधर क्या है साइनाइड ग्रुप, और आइसोसाइनाइड कैसे होगा, आइसोसाइनाइड ये होगा आइसोसाइनाइड। तो इन दोनों में डोनर एटम में डिफरेंस होता है। अगर डोनर एटम हमारा कार्बन है तो वो होगा साइनाइड, और अगर डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है तो वो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। और इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके एग्जाम्पल देखें, देखो हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। क्या है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन KCN से कराते हैं, KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो Cl रिप्लेस हो जाएगा और Cl की जगह साइनाइड आ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CN। क्या बनाएगा CH3CN, या इसे हम बोलेंगे साइनाइड। क्या कहेंगे इसे साइनाइड। तो इस तरह से ये साइनाइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट होके क्या बना रहा है साइनाइड बना रहा है। अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं AgCN से कराते हैं। अगर हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है साइनाइड जो होता है वो, हाँ AgCN से कराना है। अगर इसमें डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन है, अगर इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, यानी कि CH3NC। ये क्या बनाएगा आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा ये आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CN नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसमें कभी एम्बिडेंट में कार्बन का भी डोनर एटम हो जाता है, कभी नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाता है। ठीक है, जब कार्बन होता है तो साइनाइड और जब नाइट्रोजन होता है तो आइसोसाइनाइड। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 और दोनों ही रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम, ये तो हम न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर रहे थे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले आते हैं नंबर ए। नंबर ए मतलब SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 का क्या मतलब क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, ये इसका पूरा नाम हो गया।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब जैसे कि हमारे पास ये है कार्बन है, कार्बन के साथ इधर CH3 हो रहा है, इधर CH3 और इधर CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम OH- से कराते हैं। तो क्या बनेगा, OH- जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, OH- आ जाएगा। और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कार्बन, इधर CH3, यहाँ भी CH3 बच्चों, यहाँ भी CH3 और यहाँ क्या आएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो इधर ये आ जाएगा Cl-, क्या आ गया, Cl-, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों मैकेनिज्म पे। ये क्या है, OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों देखो रिएक्शन समझो, हमारे पास ये था टर्शरी अल्काइल, इसकी रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल OH- से की और इधर हमारा ये कंपाउंड बना। और ये जो रिएक्शन है ये है SN1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन होती कैसे है। मैकेनिज्म देखो, अगर हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करें बच्चों तो इसके दो स्टेप होते हैं। एक होता है स्टेप 1 और दूसरा होता है स्टेप 2। तो इसके दो स्टेप होते हैं बच्चों, एक होता है स्टेप 1 और दूसरा होता है स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में हमारे पास ये कार्बन है, इससे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। भाई हमें मालूम है कि स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर होता है, ये Cl- और ये पॉजिटिव होता है। तो स्टेप 1 में क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और इधर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और ये क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाता है और इस तरह से ये जो बना आयन इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। तो इसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है इस कार्बोकैटायन को, ठीक है। अब जैसे कि ये है कार्बन है, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3 और चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। अब क्या करेगा, ये जो OH- है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3, इधर CH3 और इधर OH। तो ये हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है कार्बोकैटायन में, तो इसलिए इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं बताता हूँ। नंबर 1, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। भैया कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कार्बोकैटायन फॉर्म्स एज एन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट की तरह बना है। नंबर 3, रिएक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो इसकी रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे रिएक्ट करती है। और नंबर 4, रिटेंशन और इन्वर्जन कैन हैपन, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन भी हो सकता है।
ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन भी हो सकता है। अब क्या होता है रिटेंशन? रिटेंशन क्या होता है? जब सेम साइड से, जब न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करता है तो उसे हम रिटेंशन कहते हैं, और जब सेम साइड से ना करे, उल्टी तरफ से करेगा, तो उसे हम इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि बच्चों हमारा कार्बोकेटाइन ये है CH3, यहाँ हो गया CH3, ठीक है, और यहाँ हो गया हमारा CH3, और इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया चार्ज। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है? सेम साइड से अटैक कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे रिटेंशन। और अगर यही न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है, अभी तो इसे रिटेंशन कहेंगे, लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से ना, यहाँ से अगर अटैक करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन जब अपोजिट साइड से अटैक करता है तो उसे इन्वर्जन कहते हैं, और जब सेम साइड से कार्बोकैटाइन में सेम साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, अगर ये सेम साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल तो इसे हम रिटेंशन बोलेंगे, और अपोजिट साइड से कर रहा है तो उसे हम इन्वर्जन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब जो इसका पांचवा पॉइंट है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट की इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है जो कार्बोकैटाइन का, वो क्या होता है? और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन की बात करें अगर हम, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1, जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कार्बोकैटाइन किसकी, मतलब टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है प्राइमरी से। इसका मतलब जो कार्बोकैटाइन है, जो कार्बोकैटाइन है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब कार्बोकैटाइन कौन से ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला कार्बोकैटाइन बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे ये वाला कार्बोकैटाइन ज़्यादा होगा, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और फिर प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद सेकेंडरी है, और फिर उसके बाद प्राइमरी है। तो ये तो हमारा हो गया SN1 की मैकेनिज्म हो गई। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो ये आते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसमें आते हैं। तो बच्चों क्या होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर की बात करें तो जैसे कि हम कोई कंपाउंड लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, हमने क्या लिया? मिथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे की? किसी भी न्यूक्लियोफाइल से की, और जब न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मिथाइल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा?
मिथाइल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो बच्चों देखो प्राइमरी में SN2 अच्छा होगा। जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में SN2 अच्छा होता है क्योंकि हिंड्रेंस नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो प्राइमरी होता है उसमें हिंड्रेंस नहीं होता है, इसलिए उसमें SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होती है, जबकि टर्शरी में SN1 रिएक्शन अच्छे से होती है क्योंकि उसमें हिंड्रेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो कि जो प्राइमरी होता है उसमें प्राइमरी में SN2 रिएक्शन अच्छे से होती है, प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन अच्छे से होती है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं SN1 का मैकेनिज्म। अगर बच्चों इसके हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करें तो देखो जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमारा ये हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, अगर वो न्यूक्लियोफाइल जो बच्चों जैसे छाता होता है ना, छाता को उल्टा होता है ऐसे, तो ऐसे ही मान के चलो न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरह से अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा OH- में, ठीक है, इस तरह से अटैक करेगा जैसे उल्टा छाता होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल उल्टी साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे उल्टा छाता होता है वैसे ही उल्टी साइड से अटैक कर रहा है, तो इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट सा अनस्टेबल कंपाउंड टाइप का बनता है, अनस्टेबल स्टेट होती है वो इसकी। क्या हो गया अनस्टेबल स्टेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH अटैच हो गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन अटैच हो गया। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन अटैच हो गया। अब बच्चों फाइनल क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा कि OH लग जाएगा, H लग जाएगा और H लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी सी रिएक्शन है, क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्लोरीन हटेगा न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन ये कैसे आता है, इन्वर्जन से आता है, और तभी ये क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड की जगह क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से करते हैं और क्या बनाता है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या IUPAC नेम में तो 1 हाइड्रोक्सिल मिथेनॉल, ठीक है। तो ये यहाँ 1 क्लोरोमीथेन और इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सीमीथेन, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रिएक्शन ये इसकी अनस्टेबल होती है, ये जो इधर बनता है ट्रांजिशन स्टेट, या ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, और फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन उल्टी साइड से अटैच हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा OH, ठीक है, और इधर ये तो हाइड्रोजन है। तो इस तरह से बच्चों ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किसकी है, ये हमारी मैकेनिज्म किसकी है, ये हमारी मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन की, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी SN2 रिएक्शन। तो बच्चों समझ में आया होगा SN2 रिएक्शन क्या होती है। SN2 रिएक्शन में बच्चों या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन में इधर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है, इसलिए इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है SN2 रिएक्शन के, SN2 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि ओनली इन्वर्जन होता है,
इसमें केवल इन्वर्जन होता है। नंबर 2, ये वन स्टेप रिएक्शन है। नंबर 3, रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भीड़ ज़्यादा जहाँ होती है वहाँ OH माइनस आयन को घुसने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि SN2 रिएक्शन जो होता है ये ओनली इन्वर्जन अगर होता है इसमें, ये एक वन स्टेप रिएक्शन है और ये डिपेंड करती है हिंड्रेंस पे, इसलिए SN2 रिएक्शन जनरली प्राइमरी वाले अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जबकि टर्शियरी वाले क्या शो करते थे, SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो मेन डिफरेंस देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो ये कैसे है, इसके 3 पॉइंट नोट कर लो बच्चों। पहला ये कैसा होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। कैसा होता है, बाई मॉलिक्यूलर। ये जो इसका जो रेट होता है वो दोनों ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और नंबर तीसरी चीज़ ये है कि जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो टर्शियरी से ज़्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज़्यादा प्राइमरी होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों SN1 और SN2 रिएक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। दोनों रिएक्शन बता दी, दोनों के हमने मैकेनिज्म बता दिए। अब हम ये बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक हो गया SN1, दूसरा हो गया SN2, दोनों में डिफरेंस देखो। नंबर 1, पहला डिफरेंस क्या है कि 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 कैसा है बच्चों, 2 स्टेप रिएक्शन है। SN2 कैसा है, 1 स्टेप रिएक्शन। तो SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, SN2 1 स्टेप रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ कहना था। SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। तो रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, जबकि SN2 में ओनली इन्वर्जन केवल और केवल इन्वर्जन ही होता है। किसमें, SN2 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। इसमें बनता है, इसमें नहीं बनता है। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट। इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, इसमें हिंड्रेंस पे होती है। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, वो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये बेसिकली जो टर्शरी होते हैं, टर्शरी में ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में होता है। इधर उल्टा होता है, इसमें टर्शरी से ज़्यादा सेकेंडरी में होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा प्राइमरी में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेन डिफरेंस है SN1 रिएक्शन का और SN2 रिएक्शन का। अब हम आते हैं, हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या बताया था, सबसे पहले बताया था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने 2 रिएक्शन बताए, SN2 और SN1। SN2 जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, SN2 जो होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर, और SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब आते हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन में। सेकंड आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसे हम एलिमिनेशन आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसमें जो रिएक्शन होती है उसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती क्या है और कैसे होती है, देखो जैसे कि ये हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, फिर इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, अल्कोहलिक KOH से कराएं। ठीक है,
अल्कोहलिक के वो जानते हो कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर OH है, OH माइनस, ठीक है, ये OH माइनस बेसिकली इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब ये वाटर को रिमूव कर देंगे। अब जब ये वाटर को रिमूव कर देंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये इस तरह से हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसे हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन या X लगा हुआ है वो अल्फा है, क्या है, अल्फा, और जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो बीटा है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन बीटा वाले कार्बन से निकल रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसे बीटा एलिमिनेशन, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सपोज करो हम एक कंपाउंड लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हम एक जनरल रिएक्शन दी, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है। बच्चों देखो, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है यहाँ पर CH और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तो बच्चों ये है कंपाउंड, ठीक है। अब इस कंपाउंड में मैंने क्या कहा था, जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा वो कार्बन कैसा है, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा, ये क्या हो गया, बीटा, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करेंगे, एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। जब ये रिमूव करेगा तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3, फिर इधर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जो कि 81% चांसेस इसी प्रोडक्ट के हैं, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अभी हम बताएंगे क्यों बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा CH3, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और इसके चांसेस कितने हैं, इस प्रोडक्ट के चांसेस हैं 19%, ठीक है, इसके चांसेस हैं 19%। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें एक बड़ा रूल लगता है जिसे हम कहते हैं सेट-जेफ रूल। क्या कहते हैं, सेट-जेफ रूल। तो ये रूल लगता है इधर, सेट-जेफ रूल। अब ये सेट-जेफ रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल जिस डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वह मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब हमने एल्कोहलिक यूज़ किया KOH तो बेसिकली ये बताओ डबल बॉन्ड कहाँ लग सकता है, ये यहाँ से रिमूव होगा तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगता है तो ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इसमें बनना है ना, एक और दो एल्काइल ग्रुप बनना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगता है तो एल्काइल ग्रुप केवल एक ही बन रहा है। तो सेट-जेफ रूल यही कहता है कि जिस डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वह मेजर प्रोडक्ट होगा और जिस डबल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप कम अटैच्ड होंगे वह माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जबकि इसमें केवल 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें केवल 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके यहाँ पर हम सेट-जेफ रूल लगाते हैं तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, 81% चांसेस हैं, और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो देख सकते हो तुम लोग सेट-जेफ रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ
एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिस एल्कीन में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम रिएक्शन विद मेटल। हमने दोनों डिस्कस कर लिया है, हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया है, एलिमिनेशन भी डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल, मेटल से कैसे रिएक्शन होती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन है इसकी एल्काइल हैलाइड की, रिएक्शन विद मेटल्स। देखो तीसरा आते हैं हम रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। देखो अगर हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो हमारे पास हेलो एल्केन्स है। क्या है हमारे पास हेलो एल्केन? CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, और ये क्या है, ये एक हेलो एल्केन है या फिर एल्काइल हैलाइड है। क्या है? हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी मेटल से करें, जैसे कि हमने मैग्नीशियम से किया, तो मैग्नीशियम से करेंगे और किसके प्रेजेंस में करेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। किसके प्रेजेंस में करेंगे? ड्राई ईथर। जब हम इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब CH3 CH2 Mg। ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नंबर 2 हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन रिएक्शन, खासतौर से बीटा एलिमिनेशन जिसमें सैडजेफ रूल लगा था, और नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने मेटल मैग्नीशियम से किया और क्या बना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है, ठीक है, और इसका जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ आगे जाके बहुत होगा, हम एल्कोहल में भी इसका यूज़ करेंगे। अब बच्चों इन रिएक्शन में एक रिएक्शन ऐसी आती है रिएक्शन विद मेटल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बच्चों ये रिएक्शन कई बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में, और ये इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन विद मेटल्स में ही आती है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हम 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम मेटल लेते हैं, 2 एल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल लेते हैं, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर, ईथर तो जानते होंगे ROR। जब इसकी रिएक्शन ऐसे होती है तो बच्चों क्या होता है कि ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? एल्केन बना देते हैं, ठीक है, और ये एल्काइल हैलाइड से ये जो सोडियम है ये हैलोजन ग्रुप से रिएक्ट होके NaX बना देता है। तो ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन की है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, जैसे कि हमारे पास है बच्चों मिथाइल क्लोराइड। क्या है हमारे पास? मिथाइल क्लोराइड। ऐसे हम 2 कंपाउंड ले लेंगे मिथाइल क्लोराइड के, और इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? सोडियम से करेंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन सोडियम से करेंगे। तो बच्चों देखो ये Na, इसको चलो ऐसे लिख लो ClCH3, तो ये देखो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास 2NaCl। हम इधर 2 सोडियम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2NaCl, और क्या बन गया? और बन गया ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। और आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।